हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जी की क्लासेस। तो कल हम लोगों ने टेस्ट किया था सीटेट एसएसटी का, और आज जो हमारा टॉपिक है वो है कृषि एग्रीकल्चर। और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। लास्ट में मैं आपको इसके प्रीवियस क्वेश्चंस भी दिखाने वाली हूँ। तो इसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस जो है ज़्यादा आते हैं। मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस यहाँ से ज़्यादा पूछा गया है। ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्लास 8 का हमारा ज्योग्राफी है। क्लास 8 का 3rd चैप्टर है। 3 से 4 और इसमें है, मतलब 4 दिन में आपकी ज्योग्राफी भी कंप्लीट। इसके बाद से हम स्टार्ट करेंगे पॉलिटी। ठीक है, तो जितने लोग भी पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सो दैट आपको सारी क्लासेस मिले। एंड बहुत सारे लोग जो है नोट्स नहीं बना रहे हैं, उनके पास टाइम नहीं है, तो आपके पास कोई ना कोई नोट्स होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप हमारे खुद के भी नोट्स ले सकते हो। मेरा खुद का ही नोट्स है और हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। बहुत ही मिनिमम प्राइस पे है। आपको नंबर यहाँ पर दिख रहा होगा, व्हाट्सअप करना है, आपको डायरेक्ट जो है रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, ये जो एग्रीकल्चर वाला ये जो टॉपिक है, यहाँ से सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो एग्रीकल्चर शब्द की जो उत्पत्ति है वो लैटिन शब्द एगर या फिर एग्री, जिसका अर्थ होता है मृदा, और कल्चर जिसका अर्थ है कृषि करने से हुई है। तो कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, मतलब बहुत पहले, जैसे कि 2016 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो मे भी कुछ रिपीट कर दे स्टेटमेंट में, तो इसलिए आप इसका ध्यान रखिएगा। अभी 2-3 सालों से ये वाला क्वेश्चन यहाँ से नहीं बना है। वैसे भी जो एनसीईआरटी में बॉक्सेस दिए होते हैं ब्लू येलो के अंदर जो लिखे होते हैं पॉइंट्स, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि लैटिन शब्द एगर या फिर एग्री, जिसका अर्थ मृदा, और कल्चर जिसका अर्थ जो है कृषि करने से हुई है। ठीक है, अब यहाँ से ये जो क्वेश्चन है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो कि मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया है। सबसे पहले तो पौधों से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित हैं, मतलब एक्टिविटीज़। जो भी हमको नेचुरल रिसोर्सेज से जो चीज़ें प्राप्त हो रही हैं, अगर आप उसका प्रोडक्शन और एक्सट्रैक्शन जो होता है वो हमारा प्राथमिक एक्टिविटीज़ में आता है। ठीक है, द्वितीयक में मान लीजिए आपने कोई चीज़ बना दी, जैसे कि एग्रीकल्चर हम खेती कर रहे हैं, तो वहाँ डायरेक्ट हमको रोटी वोटी तो मिल नहीं जाएगी, उसको बनाएंगे, उसका जो प्रोसेस होता है केक वगैरह बनाना, ठीक है, वो आपका सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में आ जाता है। और उसके वजह से जो आप सर्विस प्रोवाइड करोगे, जैसे कि टीचिंग, ये भी एक सर्विस है, बैंकिंग हो गया, तो जो आप सर्विस लास्ट में देते हो, व्यापार हो गया, बीमा हो गया, ये सब कुछ तृतीय क्रिया मतलब टर्सरी एक्टिविटीज़ में आता है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी लास्ट में। इनके मैच ऑफ द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस हर बार पूछते हैं कि जो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ये 3 क्रियाएं हैं, ये 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित हैं पौधों से, मतलब प्लांट से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में। तो इन तीनों के बारे में आपको डेफिनेशंस एंड एग्जाम्पल्स याद रखना है, क्योंकि यहीं से एग्जाम्पल्स भी पूछेगा और डेफिनेशन भी, दूसरा अपने मन से कुछ नहीं। अब जैसे देखिए, मैंने आपको समझा दिया है कि जो प्राथमिक होता है, जो नेचुरल रिसोर्सेज प्रोडक्शन एंड एक्सट्रैक्शन, ये इसमें शामिल है, मतलब कि निष्कर्षण। तो वही चीज़ लिखा हुआ है कि प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के, जो नेचुरल रिसोर्स है, उसका उत्पादन मतलब प्रोडक्शन, और निष्कर्षण मतलब एक्सट्रैक्शन से है। ठीक है, तो ये सेम चीज़ आपके एग्जाम में भी पूछी हुई है और इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हो। देखो, नेचुरल रिसोर्स का उत्पादन हो गया और निष्कर्षण, जैसे कि आपका कृषि, एग्रीकल्चर, ये इसी में आता है, ये नेचुरल रिसोर्स से रिलेटेड है। मत्स्य मतलब फिशिंग हो गया, संग्रहण मतलब गैदरिंग। ठीक है, तो ये तीनों इसके अच्छे एग्जाम्पल हैं आपका जो है प्राथमिक क्रिया का। सेकेंडरी में इन्हीं का जो ये नेचुरल रिसोर्सेज प्राप्त जो है उनका प्रोसेस होता है, मतलब उनकी प्रोसेसिंग होती है। जैसे कि द्वितीय क्रियाएं इन संसाधनों के प्रसंस्करण, मतलब जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रोसेसिंग। जैसे कि मान लीजिए आपको जो नेचुरल रिसोर्स प्राप्त हुई है, आप उसे कोई चीज़ बनाओगे, वो जो प्रोसेस है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखो, इस्पात मतलब स्टील निर्माण, इस्पात स्टील बनाना, डबल रोटी पकाना, केक वगैरह बनाना, कपड़ा बुनना। अब जैसे कि मान लीजिए सूती वस्त्र बनाना है, तो डायरेक्ट खेत में तो उग नहीं जाएगा, उसको बनाने के लिए एक प्रोसेस होता है। तो जो प्रोसेस वाला फॉर्म है वो आपका आता है द्वितीय क्रियाओं में। ठीक है, ये इनके अच्छे एग्जाम्पल हैं, आपको एग्जाम्पल भी याद रखना है। उसके बाद से आपका आता है टर्शरी एक्टिविटीज़। अब द्वितीय क्रिया में जितनी भी सर्विसेज होती हैं, सब कुछ इसमें आ जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, ये जो आपका प्राथमिक है और द्वितीयक है, इनको क्या करेगा, सेवा देने का जो है काम करेगा। तो तृतीय क्रियाएं जो है प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करती है। सिंपल सा बस एक चीज़ याद रखो कि 3rd वाले में आपका आएगा सर्विस प्रोवाइड करना, जैसे कि यातायात हो गया, व्यापार हो गया, बैंकिंग, बीमा, विज्ञापन, और जो टीचिंग जो हम लोग कर रहे हैं वो भी एक तरीके का सर्विस ही है। ठीक है, ये इसके 3 एग्जाम्पल हो गए। तो ये तीनों के तीनों हमने देख लिया यहाँ पर, और सिर्फ इतने ही पार्ट से पता नहीं कितनी बार क्वेश्चंस DSSB में भी पूछा हुआ है, हर एक एग्जाम में।
ठीक है। अब यहाँ पर ये तो सबको पता है कि कृषि जो है वो एक प्राथमिक क्रिया है, अभी हमने पढ़ा। फसल, फल, सब्जी, फूल उगाना और पशुधन पालन भी इसमें शामिल हैं। विश्व में 50% लोग जो हैं वो कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न हैं। भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है, ठीक है। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि कितने लोग जो हैं इसमें शामिल हैं, तो 50% लोग कृषि से संबंधित हैं, ठीक है। और सिर्फ भारत की बात करें तो 2/3, ये भी याद रखना है। अब इसके बाद से आपको सीधे ये वाले पॉइंट्स याद रखना है, क्योंकि ये वाले जो हैं बार बार पूछता है। अभी हमने ऊपर देखा था कल्चर, इसका मतलब क्या होता है, जो खेती कृषि से रिलेटेड है, तो इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं। ये देखिए, एग्रीकल्चर, सेरीकल्चर, पीसीकल्चर, विटीकल्चर, हॉर्टिकल्चर। तो यहाँ से आपसे डायरेक्ट डेफिनेशन पूछेगा, तो ये आपको पॉइंट्स तो कभी मिस नहीं करना है, क्योंकि ये भी हर बार पूछा है। एग्रीकल्चर तो सभी को पता है कि ये मिट्टी की जुताई, फसल उगाना, पशुपालन, ये इससे रिलेटेड है, ठीक है। अब सेरीकल्चर आपसे पूछेगा कि रेशम के कीटों का पालन किस कल्चर में है, तो सेरीकल्चर में है। तो याद रखना, सेरीकल्चर का मतलब होता है रेशम कीट पालन। पीसीकल्चर मतलब मछली, मत्स्य पालन, तो ये आपका मत्स्य पालन से संबंधित है। विटीकल्चर मतलब अंगूर की खेती, ये भी याद रखना है। और हॉर्टिकल्चर का मतलब बागवानी, जिसमें सब्जी, फूल और फलों को उगाना। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा हुआ है, तो इस चीज़ को भी आपको इग्नोर नहीं करना है, कई बार पूछा हुआ है, ठीक है। और जो चीज़ें मैंने ऑलरेडी यहाँ पर हाईलाइट की हैं, ये तो आपको याद ही रखना है, ठीक है। कृषि तंत्र देखो, कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। इसके महत्वपूर्ण निवेश देखिए, खेती करने के लिए हमको बीज, उर्वरक, मशीनरी और श्रमिक, इन सारी चीज़ों की जो है ज़रूरत पड़ती है। इसमें आपके जुताई हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद से बुआई हो गया, सिंचाई हो गया, निराई, कटाई, ये सारे इसके क्या हैं, पार्ट्स हैं। इस तंत्र के निर्गतों के अंतर्गत फसल, ऊन, डेयरी और कुक्कुट उत्पाद आते हैं। जैसे कि यहाँ पर इस फोटोज़ के थ्रू देखो, ये देखो, ये जो है आपका कृषिगत भूमि की कृषि पद्धति है। यहाँ पर जुताई, बुआई, छिड़काव, रसायन, ये मशीनरी आ गया, ये बीज आ गया, ये फसल आ गए। भौतिक निवेश में आपका क्या क्या शामिल है, सूर्य का प्रकाश, बारिश की जरूरत पड़ेगी, तापमान, मृदा, ढाल, ठीक है। और मानवीय निवेश में यहाँ पर आप देख सकते हो, ये लगा हुआ है, श्रम तो लगेगा ही, मशीनरी का यूज़ करेंगे, यहाँ पर ये रसायन का यूज़ करेंगे, ये भंडारण है, और ये आप देख सकते हो जो है पानी, ठीक है। तो ये हो गया आपका भौतिक और मानवीय कृषि निवेश, और ये हो गया आपका कृषिगत भूमि की कृषि पद्धति, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कृषि के प्रकार। उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, जैविक कृषि का मतलब होता है जिसमें आप रासायनिक खाद का यूज़ नहीं करते हो। रासायनिक खाद के जगह पे हम यूज़ करते हैं जैविक खाद या फिर प्राकृतिक कीटनाशी, इनका यूज़ करते हैं। कोई भी इसमें केमिकल का यूज़ नहीं होता है। कृषि के प्रकार में आपके दो मुख्य प्रकार हैं, जैसे कि एक आपका निर्वाह कृषि है और वाणिज्यिक कृषि। अब ये निर्वाह कृषि भी आपका दो प्रकार का होता है। एक आपका आता है गहन निर्वाह कृषि, और दूसरा आपका आता है आदिम निर्वाह कृषि। तो ये कृषि वाले में से इतने सारे क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं, हर बार पूछा हुआ है। जैसे कि ये देखो, विश्व में कृषि विभिन्न तरीकों से की जाती है। भौगोलिक दशाओं, उत्पाद की मांग, श्रम और जो भी टेक्नोलॉजी के स्तर के आधार पर कृषि जो है दो मुख्य प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है। सबसे पहले तो याद रखना है कि कृषि के कितने प्रकार हैं। एक है निर्वाह कृषि, दूसरा है वाणिज्यिक। आपको नाम से ही क्लियर हो गया होगा कि वाणिज्यिक कृषि कुछ बड़े स्तर पर किया जाएगा। इसमें श्रम मतलब इसमें मशीनों का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और निर्वाह कृषि जो एक छोटे से स्तर पर किया जाता है, कम पूंजी, इसमें पूंजी भी कम लगती है क्योंकि इसमें श्रम ज़्यादा लगता है, ठीक है। तो इन दोनों को हम अलग अलग से पढ़ेंगे और इन दोनों का आपको डेफिनेशन याद रखना है। सबसे पहले देखो, निर्वाह कृषि, एक लाइन में ही मैंने आपको बता दिया था कि ये कहीं ना कहीं किसान जो होते हैं वो अपने परिवार की नीड्स, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं, और इसमें ज़्यादा कुछ मशीन वगैरह का यूज़ नहीं होता है। देखो, निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी मतलब थोड़ी बहुत जो भी चीज़ें औजार होते हैं उनका ही यूज़ होता है। पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है, मतलब घर के जितने भी लोग होंगे वही सब मिलकर काम करेंगे इसमें। अब निर्वाह कृषि को भी हम दो भागों में बांटते हैं, एक हो गया आपका गहन और दूसरा हो गया आदिम। इनका भी याद रखना है। देखो, अब ये निर्वाह कृषि आपको समझ में आ गया होगा कि ये छोटे मोटे रेंज पे करते हैं अपने घर के ही नीड्स को पूरा करने के लिए। अब इसमें जो गहन निर्वाह कृषि है, इसमें किसान क्या करेगा, एक छोटे से भूखंड पर साधारण से औजार,
मतलब सिंपल से जो आपने गांव वगैरह में देखा होगा उसका यूज़ करेंगे, और अधिक श्रम से मतलब मेहनत बहुत लगेगी, क्योंकि मशीन का यूज़ कम कर रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है कि जो भी मेहनत वाला काम होगा वो वहाँ जो भी किसान होगा या फिर उसकी फैमिली उसको ही करना होगा। ठीक है। अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु और उर्वर मृदा वाले खेत में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती हैं। अब इसमें क्या है, गहन निर्वाह कृषि में चावल मुख्य फसल होती है। ठीक है। अन्य फसल में गेहूं, मक्का, दलहन और तिलहन भी है। गहन निर्वाह कृषि आपका ये जो नीचे की जितनी भी लाइन है ये याद रखना, क्योंकि गहन निर्वाह कृषि किस प्रदेश में किया जाता है, कैसा मानसून होता है, वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो गहन निर्वाह कृषि दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या, ठीक है, सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। और यही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था कि गहन निर्वाह कृषि था और मैच ऑफ द फॉलोइंग में लिखा हुआ था एशिया के सघन जनसंख्या वाला मानसूनी प्रदेश। ठीक है, तो ये याद रखना है। अब इसी का पार्ट है आपका आदिम निर्वाह कृषि। इसमें स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण शामिल हैं। देखो, स्थानांतरित कृषि हमने देखा था ना, स्लैश एंड बर्न, कर्तन और दहन, मतलब एक जगह खेती करेंगे, फिर उसके बाद से यहाँ पर उसको काट कर जो है जला देंगे, उखाड़ते नहीं हैं, फिर दूसरी जगह पर खेती करने चले जाते हैं, इस जमीन को कुछ समय तक छोड़ देते हैं। चलवासी पशुचारण आपने देखा होगा कि डेजर्ट वगैरह में लोग क्या करते हैं, अपने पशुओं के साथ जहाँ पर भी पानी अनाज हो उनको लेकर मूव होते हैं। ठीक है, तो ये आपका आदिम निर्वाह कृषि में दो आते हैं, स्थानांतरित और दूसरा है चलवासी। अब ये स्थानांतरित तो हमने पहले भी देखा हुआ है कि ये जो है अमेज़न जो बेसिन है इसके सघन वाले क्षेत्र उष्णकटिबंधी अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और उत्तर पूर्वी भारत के भागों में प्रचलित है। यही डायरेक्ट लाइन पूछी हुई है। भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्र हैं। वृक्षों को काट कर और जलाकर, मैंने आपको पहले भी बताया है कि यहाँ पर वृक्षों को काटते हैं फिर जलाकर उसको साफ करते हैं, भूखंड को साफ किया जाता है और जो राख होता है उसको मिट्टी में मिला दिया जाता है। ठीक है, फिर मक्का, रतालू, आलू, कसावा ऐसे फसलों को उगाते हैं। भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद, मान लो उर्वरता समाप्त हो गई है तो वो भूमि को छोड़ देंगे, फिर वो चले जाएंगे नए भूखंड पर। ठीक है, यहाँ पर खेती की, फिर इसको यहाँ पर 2-3 साल किया, फिर इसको छोड़ के दूसरे जगह पे चले जाएंगे। इसी को बोलते हैं स्थानांतरित कृषि, या फिर हम जिसे बोलते हैं स्लैश एंड बर्न, कर्तन और दहन। ठीक है, तो ये पॉइंट्स भी आपको क्लियर रखना है। दूसरा, यहाँ पर ये जो मैंने आपको बोला है, हमेशा बॉक्स वाली चीज़ें याद रखना है कि कौन सी खेती कहाँ पर होती है। तो झूमिंग खेती आपका होता है उत्तर पूर्वी भारत में। मिल्पा मतलब मौ से आप याद रख सकते हो, मैक्सिको। ठीक है, उसके बाद से आपका रोका जो है ब्राज़ील में है। तो इसको एक आप ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, क्योंकि कई बार चीज़ें याद नहीं होती हैं। रोका मतलब इंगेजमेंट वगैरह होता है तो उसमें ब्राज़ील वाला जो सॉन्ग है वो बजता है। ठीक है, तो इस तरीके से भी याद रख सकते हो। रोका आपका ब्राज़ील और लदांग, ठीक है, ये आपका मलेशिया। तो मिल्पा तो आप मौ से भी याद रख सकते हैं, मौ, मिल्पा मैक्सिको, रोका ब्राज़ील, सॉन्ग से याद हो गया, लदांग मलेशिया, और झूमिंग खेती सभी को पता है उत्तर पूर्वी भारत। तो याद बहुत सारी चीज़ें करनी है, तो कुछ खुद से भी ट्रिक यहाँ पर आप लगा सकते हैं। ठीक है, अब इसका एक पार्ट है हमारा चलवासी पशुचारण। ये फोटो में देखो, यहाँ पर जो चलवासी पशुचारक है अपने ऊँटों के साथ जा रहा है। ठीक है, और जहाँ पर भी इनको जो है पानी, ठीक है, खाने पीने मतलब अनाज है, वो जहाँ पर भी प्रेजेंट होगा उसके हिसाब से ये लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। जैसे कि सहारा के अर्धशुष्क और शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया और भारत के कुछ भाग जैसे राजस्थान, जम्मू कश्मीर में ये ज़्यादा प्रचलित है। इस प्रकार की कृषि में पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए, ठीक है, अब एक चारे और पानी के लिए ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है निश्चित मार्गों से घूमते हैं। और इस प्रकार की गतिविधि जलवायु बाधाओं और भूभाग की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होती है। मान लो कई बार ऐसा होता है कि एक एरिया में जो है सूखा पड़ गया, वहाँ पर पानी वानी है ही नहीं, तो इस केस में जो है इनको दूसरे जगह पर जाना पड़ता है। ठीक है, पशुचारक मुख्यतः भेड़, ऊँट, मवेशी, याक और बकरियाँ पालते हैं। ये पशुचारक और उनके परिवार के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल, अन्य उत्पाद जो है उपलब्ध कराते हैं। तो चलवासी पशुचारण तो नाम से ही क्लियर है कि एक जगह से दूसरे जगह पर चलकर जाते हैं। कोई ऐसी जलवायु बाधा हो गई, कोई भी ऐसी चीज़ हो गई जो आसपास में इनके लिए जो है जो भी अनाज पानी नहीं उपलब्ध होगा, तो फिर ये अपने पशुओं के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा है वो निर्वाह कृषि का पार्ट था। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ये देखिए जो ऊपर ही हमने पढ़ा निर्वाह कृषि। अब हमारा दूसरा है वाणिज्यिक कृषि। निर्वाह कृषि में आपका गहन और आदिम
ये हमने पढ़ा। ये देखो, ये गहन निर्वाह कृषि था और आदिम आपका 2 प्रकार से था, स्थानांतरित और चलवासी। अब हम पढ़ने वाले हैं वाणिज्यिक कृषि। ये जो है बहुत बड़े लेवल पर किया जाता है। इसमें काफ़ी अच्छा खासा जो है पैसा लगता है और इसमें मशीनों का यूज़ ज़्यादा करते हैं, श्रम का यूज इसमें बहुत कम होता है। ठीक है, बेसिकली इसका यूज़ इसलिए भी होता है कि मार्केट वगैरह में सप्लाई करने के लिए, और इसमें प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो जो वाणिज्यिक कृषि होती है, यहाँ पर आप देख सकते हो, फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में बेचने हेतु किया जाता है। मतलब ये लोग बेसिकली ये सेल जो है करना होता है इन्हें, और इसमें जो है बहुत बड़े एरिया में करते हैं, बहुत सारा पैसा लगता है, अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। मोस्टली जो काम होते हैं वो मशीनों के द्वारा होता है। ठीक है, श्रम के द्वारा नहीं, ह्यूमन श्रम के द्वारा नहीं। वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपड़ कृषि शामिल है। तो अब ये जो वाणिज्यिक है ये भी आपका 3 है, अनाज हो गया, मिश्रित हो गया और रोपड़। इन तीनों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये फोटोज़ में, ये गन्ने की खेती है और गन्ना आपका रोपड़ कृषि में ही आता है। ठीक है, तो अनाज, मिश्रित और रोपड़, इन तीनों को देखने वाले हैं जो कि वाणिज्यिक में आता है। ठीक है, और डेफिनेशन भी याद रखना। अब ये जो वाणिज्यिक अनाज कृषि है, इसमें फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती हैं, मतलब बेचने वगैरह से। और गेहूं और मक्का जो है सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान वाणिज्यिक अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। ठीक है, ये क्षेत्र सैकड़ों हेक्टेयर के बड़े फॉर्म से युक्त विरल आबादी वाले हैं, अत्यधिक ठंड वर्धन काल को बाधित करती हैं और केवल एक ही फसल उगाई जा सकती है। ठीक है, तो ये जो अनाज कृषि है इसमें आपका केवल एक ही फसल उगाया जा सकता है, वाणिज्यिक अनाज कृषि। तो ये आपको बेसिकली इसमें जो एग्जाम में पूछेगा वो ये पूछेगा यहाँ पे, किस प्रकार का घास के मैदान, तो शीतोष्ण घास के मैदान। ठीक है, ये वाले पॉइंट्स आपको ज़्यादा ध्यान रखना है क्योंकि इसमें से पूछेगा तो सब नहीं। मेन चीज़ इसमें मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछा हुआ था कि वाणिज्यिक अनाज कृषि किस प्रकार के घास के मैदान में, तो शीतोष्ण। उसके बाद से आपका आता है मिश्रित। इसमें जो है भूमि का जो यूज़ होता है ना, वो भोजन और चारों की जो चारे होते हैं इसकी फसल उगाने, पशुधन पालने के लिए किया जाता है। और ये आपका कहाँ पर ज़्यादा होता है, तो यूरोप, पूर्वी जो है अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है मिश्रित कृषि का। उसके बाद से आपका आता है रोपण कृषि। ये देखो आप देख सकते हो केले की रोपण कृषि भी हुई है, अभी हमने गन्ने का देखा। तो ये भी आपका वाणिज्यिक का ही एक प्रकार है, जहाँ पर चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला, कपास की एकल फसल उगाई जाती है और इसमें वृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। ठीक है, उत्पाद का जो प्रोसेस होता है जिसे हम प्रसंस्करण बोलते हैं, खेतों पर ही या फिर निकट के कारखानों में किया जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार इस कृषि में परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता होती है। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। तो जैसा आपको मैंने ये वाला याद करवाया था कि जो वाणिज्यिक जो अनाज कृषि है ये शीतोष्ण घास के मैदान में, सेम उसी तरीके से आपका जो रोपण कृषि है ये किस प्रकार का, तो ये जो है आपका यहाँ पर देखिए उष्णकटिबंधीय प्रदेश में पाए जाते हैं। तो ये लाइन भी आपको याद रखना है। मलेशिया में आपका रबड़, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि रबड़ कहाँ पे, तो मलेशिया में। ब्राज़ील में कहवा है और भारत और श्रीलंका में चाय। तो ये भी पॉइंट्स आपको याद रखना है। ठीक है, अब ये देखो नीचे, ये चावल की खेती, ये गेहूं का जो है कटाई हो रही है, ये बाजरे की खेती। ठीक है, गांव वगैरह में देखा भी होगा, बट यहाँ से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको उसको ध्यान रखना है। सबसे पहले एक एक क्वेश्चंस कहाँ पर किस प्रकार के प्रदेश में उगाए जाते हैं, जैसे कि चावल, ये विश्व की मुख्य खाद्य फसल है, मतलब खाई जाती है हर जगह, या उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय प्रदेश का मुख्य आहार है। तो ये कहाँ का है, उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय, ये लाइन याद रखना है। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि चावल के लिए किस प्रकार के तापमान की आवश्यकता होती है, तो हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी और बारिश, इसकी आवश्यकता होती है। तो ये लाइन भी पूछा हुआ है। ये किस प्रकार की मिट्टी में, तो यह जो है आपका जलोढ़ मृदा में, जिसमें जल रोकने की, वाटर रिटेंशन की जिसमें क्षमता होती है, उसमें जो है काफ़ी बेहतर से ये बढ़ता है, ग्रोथ होती है इसकी, तो इसमें ये ग्रो होगा। तो 2 पॉइंट्स याद रखना है कि किस प्रकार का जो है वहाँ पर रहेगा, तो उष्ण, हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी और बारिश। दूसरा किस प्रकार के प्रदेश में, तो उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय। ठीक है, सबसे ज़्यादा चीन जो है, चीन में जो है चावल उत्पादन में सबसे आगे है। इसके बाद भारत, जापान, श्रीलंका और मिस्र। ठीक है, अनुकूल जलवायु दशाओं जैसे पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में एक वर्ष में 2 से 3 फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ से 2-3 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताया है वो याद रखना है। दूसरा है गेहूँ।
अब देखो सबके लिए अलग अलग तापमान की जरूरत है, जैसे कि चावल को हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी और बारिश की आवश्यकता होती है, बट गेहूं को जो है मध्यम तापमान चाहिए। देखो मध्यम तापमान चाहिए, वर्षा चाहिए और सस्य कर्तन मतलब फसल की कटाई के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। बहुत तेज धूप होगी तब जाकर इसकी कटाई होगी। इसका विकास जो है ऊपर वाला आपने देखा चावल जो है जलोढ़ मिट्टी में, ये जो है आपका दोमट मृदा में, जो दोमट मिट्टी होती है ना उसमें अच्छे से ग्रो होता है। गेहूं आपका अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, भारत में उगाया जाता है। और अगर मैं भारत की बात करूं तो यह शीत ऋतु में उगाया जाता है। ठीक है, तो चावल का अपना आपका था उष्णकटिबंधी, उपोष्ण कटिबंधी, और गेहूं का है शीत ऋतु। दूसरा है मिलेट। मिलेट मतलब मोटे अनाज। ठीक है, ये मोटे अनाज के रूप में भी हम इसको जानते हैं और ये कम उपजाऊ तथा बलुई मृदा में। मिलेट, गेहूं आपका दोमट मिट्टी में, चावल आपका जलोढ़ मिट्टी में, मिलेट आपका बलुई मिट्टी में उगाया जा सकता है। ठीक है, ये ऐसी फसल है जिसे कम वर्षा, इसको ज़्यादा बारिश की जरूरत नहीं है, और इसको अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो उच्च से मध्यम के बीच में रहता है। पर्याप्त सूर्य की आवश्यकता होती है। मिलेट में क्या क्या आते हैं, तो ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, रागी, ये भारत में उगाए जाते हैं जो कि काफ़ी हेल्दी होते हैं, मोटे अनाज होते हैं। ठीक है, और नाइजीरिया, चीन और नाइजर इसके अन्य उत्पादक देश हैं। अगला आपको देखना है मक्के की कृषि। ये देख सकते हो आप मक्के की खेती, और इसको हम कॉर्न के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अलग अलग अगर आप देखो तो पूरे विश्व में इसकी बहुत सारी जो है रंग बिरंगी प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ पर आप फोटो देखो, ये देखो, ये ब्लैक येलो वाइट, फिर ऑरेंज, तो हर जगह पे अलग अलग तरीके का दिखता है ये। जैसे कि मक्का है, इसके लिए टेम्परेचर की इतनी आवश्यकता है, मध्यम तापमान, वर्षा, और इसको भी बहुत सारे धूप की जरूरत है। ये जो है सुअपवाहित उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। मक्का उत्तर अमेरिका, ब्राज़ील, चीन, रूस, कनाडा, भारत और मैक्सिको में उगाया जाता है। ठीक है, उसके बाद से आता है कपास। ये देखो कपास की खेती। अब इसकी वृद्धि के लिए आपको हाई टेम्परेचर, हल्की सी वर्षा और 200 से 210 पाला रहित दिन और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। ठीक है, और ये किस तरीके की मिट्टी में उगती है, तो काली और जलोढ़ मृदा में। ये तो याद रखना हर एक चीज़ का, टेम्परेचर और कितना मिट्टी, कौन सी मिट्टी, तो ये काली और जलोढ़ मिट्टी है। चीन, अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राज़ील, मिस्र, कपास की खेती वहाँ पर होती है, आगे हैं बेसिकली। यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। अब देखो ये कपास की खेती हो रही है तो फिर इसको लेकर जाएंगे, इसकी प्रोसेसिंग होगी, फिर यहाँ से जो है कॉटन के जो कपड़े बनाए जाते हैं वो बनता है। ठीक है, उसके बाद से आपका पटसन वाला क्वेश्चन हर बार पूछता है, इसको हम कहते हैं सुनहरा रेशा। ठीक है, पटसन को हम बोलते हैं सुनहरा रेशा, और यह आपका जलोढ़ मिट्टी में अच्छे से ग्रो होगा। इसको हाई टेम्परेचर, बहुत सारी भारी वर्षा हो गई, आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, और यह फसल जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उगाया जाता है। तो पटसन का भी याद रखना है, कौन सा क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय। भारत और बांग्लादेश पटसन के अग्रणी उत्पादक हैं, और ये क्वेश्चन पूछा था कि पटसन के अग्रणी उत्पादक कौन से देश हैं, तो भारत और बांग्लादेश। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कॉफ़ी की खेती हो रही है। ये देखिए कॉफ़ी, इसके लिए गर्म और आर्द्र जलवायु और सुअपवाहित दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल जो है वो अधिक युक्त होते हैं। ब्राज़ील जो है वो कॉफ़ी का जो है अग्रणी उत्पादक है, और इसके बाद कोलंबिया का नंबर है, फिर है भारत का नंबर। तो क्वेश्चन कई बार पूछता है कि कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है, तो ब्राज़ील है, फिर कोलंबिया है, फिर भारत है। ठीक है, उसके बाद से आपका आता है चाय की रोपण कृषि। काफ़ी मेहनत वाला काम होता है, एक एक चीज़ इसमें चुनना होता है, और इसलिए इसमें श्रमिक की आवश्यकता बहुत होती है। देखो लिखा भी है कि बागान में उगाई जाने वाली ये एक पेय फसल है। इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्ष भर संवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए सुअपवाहित दोमट मिट्टी और मंद ढाल की आवश्यकता होती है। पत्तियों को चुनने के लिए अधिक संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। अब इसके बाद से इस चैप्टर में से इम्पॉर्टेंट कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो नीचे वाला आप देखेंगे ये सब कहानी है कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर का जिला का एग्जाम्पल लिया गया है। तो जो मेन चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पर कृषि का विकास है, तो देखो कृषि का विकास का संबंध बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयास से है। बहुत सारे तरीकों से किया जा सकता है, जैसे कि बोए गए क्षेत्र में विस्तार करके, बोई जाने वाली फसल की संख्या बढ़ाकर, सिंचाई सुविधा में सुधार करके,
उर्वरक और उच्च उपज देने वाले बीज का प्रयोग करके। कृषि का जो है मशीनीकरण भी कृषि के विकास का एक अन्य पहलू है। कृषि के विकास का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है। उसके बाद से ये लाइन याद रखिएगा कि कृषि का विकास विश्व के विभिन्न भाग में अलग अलग तरीके से होता है। अधिक जनसंख्या वाले जो विकासशील देश हैं वो अधिकतर गहन कृषि करते हैं। तो ये लाइन याद रखिएगा, जो विकासशील देश हैं वो गहन कृषि का यूज़ करते हैं। और जहाँ छोटी जोतों पर सामान्यतः जीविकोपार्जन के लिए फसलें उगाई जाती हैं, बड़ी जोतें वाणिज्यिक कृषि के लिए अधिक उपयुक्त होती हैं। ठीक है, जैसे कि अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में। और दो फार्म, एक भारत और दूसरा अमेरिका, तो उसके बारे में यहाँ पर स्टोरी दी गई है। ये भारत का फॉर्म है, ठीक है, और ये आपका संयुक्त जो है राज्य अमेरिका का। यहाँ पर जो है आप देख सकते हो कि ये लोग मशीनरी जो है टेक्नोलॉजी का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं। ये देखो, जो ये छिड़काव भी हो रहा है ये भी एक मशीन से हो रहा है, ऊपर से हो रहा है। बट भारत में अभी ये सारी चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, ये देखिए, ये भारत के खेत हैं और ये है आपका अमेरिका का एक फॉर्म। यहाँ पर आपको दिखेगा कि आसपास में बहुत सारी ऐसी चीज़ें लगती हैं यहाँ पे, मतलब कि बेसिकली यहाँ पे श्रम का यूज़ कम होता है। जो भी चीज़ें होती हैं वो मशीनों से काम होता है। और यहाँ पर मशीनों से भी होगा, श्रम से भी होगा, बट इस तरीके से नहीं है जैसा कि यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी भी हुई हैं। आप इसको पढ़ सकते हो, जो नोट्स मैंने आपको दिया हुआ है। बट यहाँ से कोई भी क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा है। ठीक है, तो चलो डायरेक्ट हम करते हैं जो सीटेट ने क्वेश्चंस पूछा हुआ है आपके इस चैप्टर से। 3-4 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, बाकी जब हम प्रीवियस क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पर एक एक चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका 2012 में पूछा है, बहुत पहले पूछा था। और इसमें लिखा है कि एक प्रकार की खेती जिसमें उच्च उत्पादकता प्राप्त करने के लिए आधुनिक आदानों की उच्च मात्रा का उपयोग किया जाता है। मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें प्रोडक्शन चाहिए और आधुनिक आदानों, मशीनरी वगैरह का भी यूज़ करना है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? नाम से ही क्लियर है, वाणिज्यिक कृषि। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। बाकी मैंने अभी आपको पढ़ाया था निर्वाह कृषि, छोटे से भूखंड पे अपने घर की ही जो है नीड्स को पूरा करने के लिए करते हैं। स्थानांतरण कृषि स्लैश एंड बर्न वाला हो गया, तो वाणिज्यिक कृषि है जो कि हम बड़े लेवल पे करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये देखो, अभी जो हमने पढ़ा था, तो वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत गतिविधियों में प्राकृतिक संसाधनों का दोहन होता है, तो ये कौन सी एक्टिविटीज़ कहलाएंगे? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या फिर चतुर्थ? और इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में बताओगे। इससे आपको पता चलेगा कि क्या आपको डेफिनेशन अभी तक पता चला भी है या नहीं। मैंने आपको बताया था कि जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका जो प्रोडक्शन है, जो उनका निष्कर्षण है, वो आपका प्राथमिक में आता है। फिर यहाँ से जो चीज़ें मिलेंगी उसका जो प्रोसेस होता है, जैसे कि केक वगैरह बनाना, ये सारी चीज़, वीविंग करना, तो ये आपका आ गया टर्शरी, सेकेंडरी में। फिर उसका आपका जो ये है तृतीय क्षेत्र में, इसमें जो भी सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं, व्यापार हो गया, बीमा हो गया, बैंकिंग हो गया, आपका टीचिंग हो गया, सर्विस जो भी होगा वो तृतीयक में आएगा। तो इस हिसाब से इसका क्या आंसर होगा आप मुझे बताओ कॉमेंट सेक्शन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, यही सेम चीज़ मैं आपको बोल रही थी कि मैच ऑफ द फॉलोइंग में आपका पूछा था 2022 में। ठीक है, ये आप देख सकते हो। और इसमें आपको लिखा है कि कृषि का जो प्रकार दिया गया है उन क्षेत्रों के साथ उसको आप मिलान करें, जैसे कि गहन निर्वाह कृषि, बागान, स्थानांतरित कृषि, वाणिज्यिक अनाज कृषि, इसका मिलान करना है। ब्राज़ील में कॉफ़ी, शीतोष्ण घास का मैदान, मानसूनी प्रदेश, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखना होगा, अदरवाइज इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होगा। तो यहाँ पर आपके सामने 2 ऑप्शंस हैं, अगर आप चाहें तो एक से भी एलिमिनेट आराम से कर लोगे। जैसे कि जो आपका ये गहन निर्वाह कृषि है ये आपका मानसूनी क्षेत्र में होगा, जो बागान है वो आपका ब्राज़ील में कॉफ़ी, फिर हमारे पास बच गया है 2, स्थानांतरित कृषि और वाणिज्यिक अनाज कृषि। तो हमारा ए का हो गया तीसरा, ठीक है, और बी का हो गया पहला। तो ए का तीसरा, बी का पहला, तो ये ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद से आपका बचा सी, तो सी का हो जाएगा हमारा स्थानांतरित कृषि, ये आपका उष्णकटिबंधीय अफ्रीका है। और जो वाणिज्यिक अनाज कृषि है वो आपका हो गया शीतोष्ण घास का मैदान। ठीक है, और बागान आपका ब्राज़ील में कॉफ़ी। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है। और जो चीज़ें मैं आपको बार बार बोल रही थी कि आपको इनका याद रखना है कि किस प्रकार के प्रदेश में है, वही सेम चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये एक बार में याद नहीं होगा। जो नोट्स आपको मिला है, जो मेरा खुद का नोट्स है, व्हाट्सएप पे आपने लिया होगा, तो उसमें सारे पॉइंट्स लिखे गए हैं। आपको उससे बार बार रिवीजन करना है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें भूल जाता है समय के साथ। अगला देखो, ये आपका 2022 में पूछा है, ये भी आपका 2022 में पूछा है। और ये आपका पूछा है गहन कृषि के संदर्भ में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। तो गहन कृषि अभी जब मैं आपको पढ़ा रही थी तो उसके कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिखे गए हैं, तो आपको बताना है कि इसमें क्या चीज़ें सही हैं।
पहला है कि यह सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में प्रचलित है, अभी हमने पढ़ा, ये एकदम सही है। इसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र और ज़्यादा पूंजी का उपयोग होता है, बिल्कुल भी नहीं। वर्ष भर विभिन्न फसलें उगाई जाती हैं, नहीं, हमने पढ़ा था ना एक फसल उगाई जाती है, मैंने आपको बताया था, ये भी खत्म। यह भारी वर्षा क्षेत्रों में प्रचलित है, जी हाँ, तो ए एंड डी, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें आपको पहले डिटेल में पढ़नी होंगी, तभी जाकर हो पाएगा। नेक्स्ट है आपका 2021 में पूछा था कि कपास उगाने से, मान लो कपास की खेती हुई, उसके बाद से सूती और कमीज बनाना है, तो क्या क्या प्रोसेस होगा। सबसे पहले हम कपास की कटाई करेंगे, ठीक है, उसके बाद से ओटन होगा, फिर कताई होगी, फिर बुनाई होगी। तो ये जो है प्रोसेस है, इसको आपको याद रखना है। सो ऑप्शन नंबर 1। तो बस यहाँ तक ही आज की क्लास थी, और इसमें हमने पूरा जो है कृषि वाला टॉपिक, जो क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं अभी तक, सब कुछ हमने डिस्कस किया है। एंड जो चीज़ें मैं आपको बार बार बोलती हूँ, हाईलाइट किया गया है कि ये आपको याद ही रखना है, उसको तो नोट कर लो और बार बार रिवाइज़ करो, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जिसको आपने बार बार रिवीजन नहीं किया तो आपको भूल जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। बाकी नोट्स के लिए आपको व्हाट्सअप करना है, कॉल नहीं। आप व्हाट्सअप करोगे तो आपको तुरंत वहाँ पर रिप्लाई मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।